गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम लोग कौटिल्य पर पिछले कुछ समय से डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वह है कौटिल्य की इंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर के रखे गए विचारों को डिस्कस करेंगे, जिसको हम सीधे साधे शब्दों में कहें कि आज हम लोग कौटिल्य की विदेश नीति के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात हम लोग देखते हैं वो ये कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक का निर्माण किया गया है, उसको जो रचा गया है, उसमें अंतर्राज्यीय संबंधों के ऊपर, इंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर मेन एम्फेसिस किया गया है। कारण ये है कि कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के राज्य का वजूद, उसकी सत्ता, उसकी शक्ति इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि वह कितना अपने आप को शक्तिशाली राज्य के रूप में दुनिया के समक्ष, अपने पड़ोसी राज्यों के समक्ष प्रोजेक्ट कर सकता है। इसीलिए उसकी जो नीति है वह है वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दैट वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, मीन्स विश्व विजय, और उस विश्व विजय को कैसे कायम रखा जा सकता है, इसके ऊपर कौटिल्य का मेन एम्फेसिस है। इसी के संदर्भ में कौटिल्य के द्वारा एक षाड्गुण्य नीति का निर्माण किया गया है, जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया गया है कि कैसे एक राजा के द्वारा अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, पड़ोसी राज्यों के ऊपर अपने प्रभाव को जमाने के लिए, पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को कायम करने के लिए, या यदि कोई पड़ोसी राजा या अन्य पड़ोसी राजा का कोई पड़ोसी राजा किसी प्रकार की कोई समस्या उस विजिगीषु के समक्ष उत्पन्न कर रहा है, तो वह उस सब का समाधान किस प्रकार से कर पाएगा। तो यहाँ पर कौटिल्य ने राज्य की शक्ति में वृद्धि, राज्य की शक्ति के विस्तार, इन सब के ऊपर किस प्रकार से विदेश नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, मीन्स the foreign policy of a state should be in that manner that could progress regularly in progressive way। यहाँ पर कौटिल्य का ये सुझाव है कि राजा के द्वारा विदेश नीति का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि शक्ति का लगातार न केवल विस्तार हो, बल्कि जो विस्तृत शक्ति है, जो विस्तृत एम्पायर है, उसको भी वह स्थायित्व प्रदान करने का कार्य कर सके। इसको हम ये कह सकते हैं कि इस विदेश नीति के माध्यम से, इस स्टेट क्राफ्ट के माध्यम से अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्वहन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ एक राजा के समक्ष, एक शासक के समक्ष आती हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसके ऊपर अपना विस्तृत विचार रखने का कार्य कर रहा है, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कौटिल्य के द्वारा विदेश नीति के निर्माण में, विदेश नीति के निर्धारण में, विदेश नीति के क्रियान्वयन में कुछ ऐसी अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है जिसको हम वर्तमान समय में भी प्रासंगिक मानते हैं, वर्तमान समय में भी हम उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अब वो कौन कौन सी मुख्य अवधारणाएं हैं? इसमें हम लोग मंडल सिद्धांत ले सकते हैं, विदेश नीति के 6 प्रकार, जिसको हम षड्गुण्य सिद्धांत के नाम से बोल सकते हैं, राज्यों की जो 3 स्थितियां हैं, थ्री स्टेटस ऑफ एनी स्टेट, जिसमें वो एक मध्यम के रूप में भी रह सकता है राजा, जिसमें वो एक विजिगीषु की भूमिका भी निभा सकता है, जिसमें वो एक उदासीन की भूमिका भी निभा सकता है। तो राज्यों के इन 3 प्रकारों का वर्णन करने के साथ ही साथ राज्यों का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों के गठन में, उनके फॉर्मुलेशन में किस प्रकार की स्थितियां उभर करके आती हैं, हम उनका भी डिस्क्रिप्शन, चित्रण यहाँ पर देख रहे हैं।
अब इस विदेश नीति को एग्जीक्यूट करने के लिए केवल वो जो षड्गुण्य नीति अपनाई गई है वही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए वो 4 उपाय जिसमें साम, दाम, दंड और भेद का उपयोग कर रहा है उसका भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा युद्ध और शांति के नियम, दौत्य संबंध, दूतों के कार्य, इन सब का जो वर्णन कौटिल्य के द्वारा किया गया है ये बिल्कुल आज के संदर्भ में हमें बिल्कुल प्रासंगिक दिखाई देते हैं। मंडल सिद्धांत जो कि राजनय से जुड़ा हुआ है, डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है, डिप्लोमेटिक रिलेशन से जुड़ा हुआ है, उसका अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में आज के रूप में भी हमें महत्वपूर्ण दिखाई देता है। एक तरफ तो ये कौटिल्य के राजनयिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो दूसरी तरफ ये भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के विकास में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के विकास में भी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ये जो मंडल सिद्धांत है या जो पूरी की पूरी विदेश नीति का निर्धारण है, कौटिल्य ने कल्पना की है कि 12 राज्यों के एक समूह को बनाया है पहले, और उन 12 राज्यों के बीच किस प्रकार के पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, किस प्रकार के पॉसिबल संभावित संबंध हो सकते हैं, उसके आधार पर इन सिद्धांतों का निर्वहन किया है और आगे ये किस प्रकार से डिटर्मिनेंट फैक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं एक राज्य के लिए, उसका निर्धारण हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं मंडल सिद्धांत को। तो इसमें पहला है तो कंसेप्ट यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंडल, मंडल का अर्थ क्या है। कौटिल्य ने मंडल से जो अभिप्राय लिया है वह है द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्षेत्र का होना। ये जो मंडल कंसेप्ट है वो ये मान करके चल रहा है कि हर एक राजा की ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है, एक नेचुरल एस्पिरेशन होती है कि वो एक अपने पड़ोसी राजाओं के ऊपर भी अपने प्रभाव को स्थापित करे। तो स्वाभाविक है कि जब कोई राजा अपने पड़ोसी राजा के ऊपर अपना प्रभाव या अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा तो एक जो नेचुरल एक प्रतिक्रिया होगी, जो नेचुरल रिएक्शन उस राज्य से होगा वो ये है कि वो एक संभावित शत्रु के रूप में उभर करके आएगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब एक राजा के द्वारा अपने राज्य के विस्तार का प्रयास किया जाता है तो जिस राज्य के ऊपर वो अपना विस्तार करने जा रहा है, अपना साम्राज्य स्थापित करने जा रहा है, वहाँ वह राजा उसके एक स्वाभाविक शत्रु की भूमिका का निर्वाह करेगा। अब इसी क्रम में एज अ करोलरी वो अब जो राजा का जो स्वाभाविक मित्र है वो कौन होगा? राजा का स्वाभाविक मित्र वो होगा जो उस राज्य के ऊपर जिसने अपना प्रभाव स्थापित किया है उसका पड़ोसी राजा उसका एक स्वाभाविक मित्र के रूप में होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि राजा का निकटतम पड़ोसी तो शत्रु होगा क्योंकि उसके ऊपर वो अपना प्रभाव स्थापित करने जा रहा है। अब शत्रु के पड़ोसी के रूप में जो तीसरा राष्ट्र है जिसकी अपना राज्य स्थापित करने वाले राजा से दूरी है भौगोलिक, वह उस साम्राज्य स्थापित करने वाले राजा के एक मित्र राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा। अब ऐसी स्थिति में हमें 2 स्थितियां देखने को मिल सकती है, वो ये कि एक तो शत्रु का पड़ोसी राजा और शत्रु के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने वाला जो राजा है जिसको कौटिल्य ने विजिगीषु का नाम दिया है, ये 2 मित्र राष्ट्र मिलकर के शत्रु को कमजोर करने का कार्य भी कर सकते हैं, शत्रु को कमजोर करके फायदा उठाने का कार्य भी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो मंडल सिद्धांत है
इस मंडल सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी राजा को राज्य को शांतिपूर्ण तरीके से अपने शासन को चलाना है, वैदेशिक नीति को चलाना है, तो वो है कि राजा को अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा, राजा को अपने आप को पावरफुल बना करके चलना होगा, तभी वह अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर पाएगा, साम्राज्य की सुरक्षा भी कर पाएगा और अपने साम्राज्य को स्थायित्व भी प्रदान कर पाने का कार्य भी कर पाएगा। तो यहाँ पर जो 12 राज्यों का संभावित समूह है, उस 12 राज्यों के संभावित समूह में सबसे पहले जिस कंसेप्ट को कौटिल्य के द्वारा लिया गया है वह है विजिगीषु। विजिगीषु जो कि इट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी whose aim is to establish his hegemony over the rest of the members of the मंडल। इस विजिगीषु का जो उद्देश्य है वो मंडल के समस्त राज्यों के ऊपर, मंडल के समस्त देशों के ऊपर अपने प्रभुत्व को कायम करना है। अब जब विजिगीषु के द्वारा अपने प्रभुत्व को कायम करने की कोशिश की जा रही है, तब किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उसके आगे पीछे अगल बगल नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट की साइड के जो पड़ोसी राज्य होंगे उनसे किस प्रकार के संबंध उभर करके आएंगे। तो इसमें कौटिल्य ने विजिगीषु के आगे के जो राजा हैं, जिनको वो अग्रभाग के पड़ोसी राजाओं के नाम से कह रहा है, तो निकटतम जो राजा है उसको अरि का नाम दिया है। अरि मीन्स एनिमी। अब जो शत्रु राज्य का निकटतम होगा, लेकिन विजिगीषु राजा से दूर जिसकी सीमा होगी वह उसका स्वाभाविक मित्र होगा। अब इस मित्र का जो पड़ोसी होगा वो मित्र का पड़ोसी शत्रु का पड़ोसी होगा, उसे उसने अरि मित्र का नाम दिया है। इसके नेक्स्ट मित्र का नाम दिया गया है और लास्ट में अरि मित्र का नाम दिया गया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मंडल में अग्रभाग के जो 5 राष्ट्र हैं उनको आगे के 5 पड़ोसी राज्यों का नाम दिया गया है और उसी के अनुसार उनका नामकरण किया गया है कि किस प्रकार के संबंध विजिगीषु के इन राज्यों के साथ होंगे। पीछे के जो पड़ोसी राजा हैं, उन पीछे के पड़ोसी राजाओं के लिए कौटिल्य के द्वारा राज्यों के जो संभावित नामों का जिक्र किया गया है वो इस प्रकार से है कि जो स्वाभाविक शत्रु है उसे पार्ष्णी ग्रह का नाम दिया गया है। पार्ष्णी ग्रह के पीछे का जो राष्ट्र है जो आक्रांदा है, लेकिन वो विजिगीषु का पीछे का मित्र है, और इस आक्रांदा के पीछे का जो राष्ट्र है वो पार्ष्णी ग्रह सार कहला रहा है। मीन्स पीछे के शत्रु का दोस्त और मित्र है, और लास्ट में जो है वह है आक्रांदा सार। मीन्स विजिगीषु के मित्र का मित्र है, और इस प्रकार से पीछे के भाग में कौटिल्य राजा के 4 पड़ोसी राज्यों को ले रहा है और उन 4 पड़ोसी राज्यों के माध्यम से उन संबंधों का वर्णन कर रहा है। अब इन आगे और पीछे के पड़ोसी राज्यों के साथ ही साथ कौटिल्य अन्य और टर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक टर्म है मध्यम। मध्यम के लिए कौटिल्य का ये कहना है कि ये पार्ष्णी ग्रह और आक्रांदा दोनों की सीमा पर स्थित हो सकता है, और वो अकेले ही इस स्थिति में रहता है कि वो इन दोनों का मुकाबला कर सके, और ऐसी स्थिति में उसे मध्यम का नाम दिया गया है। इसके अलावा एक टर्म और इस्तेमाल किया गया है, वह है उदासीन। इन वर्णित राज्यों में से किसी से भी दूर एक ऐसा राजा जो शत्रु को, जो विजिगीषु को, जो मध्यम को किसी भी प्रकार की मदद कर सकने में सक्षम हो, उसे उदासीन या तटस्थ राजा का नाम दिया गया है। वो इनमें से किसी भी एक को नुकसान पहुंचाने का कार्य भी कर सकता है, किसी को सपोर्ट भी कर सकता है, या उसे लगता है कि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है,
तो वो अपनी तटस्थता को डिक्लेयर कर सकता है। तो इस प्रकार से जो मंडल सिद्धांत है, जो जिस मंडल की परिकल्पना कौटिल्य के द्वारा की गई है, उसमें हमें 12 राजा देखने को मिलते हैं। 5 अग्रभाग में है, 4 पृष्ठभाग में है, 1 मध्यम है, 1 उदासीन है और 1 विजिगीषु है। तो इन 12 राज्यों के माध्यम से कौटिल्य ने ये परिलक्षित करना चाहा है, ये वर्णित करना चाहा है कि किस प्रकार से जो ये राज्य हैं आपस में विजिगीषु के द्वारा जब किसी प्रकार का अभियान चलाया जाता है, तो अभियान चलाए जाने के ऊपर पाशनिग्रह कैसे रिएक्शन देगा, आक्रांदा कैसे रिएक्शन देगा, आक्रांदासार किस प्रकार का रिएक्शन देगा, ये सारा का सारा वर्णन कौटिल्य के द्वारा किया गया है। अब ये जो टर्म्स कौटिल्य के द्वारा इस्तेमाल की गई हैं, ये सब एक सापेक्षिक शब्द हैं। वो इसलिए कि बदली हुई परिस्थितियों में ये सारा का सारा जो सीक्वेंस है, जो सारा का सारा इक्वेशन है, वो बदल सकता है। आज जो राजा विजिगीषु है, कल वो पाशनिग्रह बन सकता है, या वो अरि बन सकता है, या वो मध्यम बन सकता है, या वो उदासीन बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में मंडल सिद्धांत में जो प्रयुक्त ये शब्द हैं, वो कहीं भी किसी भी प्रकार के रूप में उभर करके आ सकते हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। तो मंडल में अब क्या 12 राज्य ही होने चाहिए? तो कौटिल्य का कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि यह 12 राज्यों का ही समूह हो। इसमें 12 से कम राज्य भी हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा राज्य भी हो सकते हैं। ये परिकल्पना तो केवल ये रिफ्लेक्ट करने के लिए है, ये प्रदर्शित करने के लिए है कि जब भी कभी कोई राजा अपनी हेजेमनी स्थापित करना चाहता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो उसके अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध उभर करके आएंगे। वास्तविक रूप में तो हम ये कह सकते हैं कि मंडल में शामिल इन राज्यों की संख्या 12 से कम भी हो सकती है, 12 से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि यदि शांति काल है, सामान्य परिस्थितियां हैं, तो मध्यम और उदासीन के अतिरिक्त बाकी के अन्य जो 9 राज्य हैं, वो सब समान रूप से शक्तिशाली हैं। अब ये जो 12 राज्य हैं, इन 12 राज्यों को कौटिल्य के द्वारा राज प्रकृति का नाम दिया गया है। राज प्रकृति को हम सीधे शब्दों में कहें तो राज्य है। अब इन राज्यों के पास सॉवरेनिटी के जो 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड का हम उल्लेख कर रहे हैं, उसका हम जिक्र करेंगे, जिसको हम 12 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो 60 तत्व जब ये हो जाएंगे, तो हम इन 60 तत्वों को द्रव्य प्रकृति के साथ जोड़ेंगे और उस द्रव्य प्रकृति में हम रिसोर्स एलिमेंट्स भी जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 72 हो जाएंगे और ये 72 तत्व मिलकर के मंडल का सिद्धांत करेंगे। कैसे? 12 राज प्रकृति हुई, 5 सॉवरेनिटी के एलिमेंट्स जोड़े तो वो द्रव्य प्रकृति हो गई। अब उस द्रव्य प्रकृति में हमने सर्किल के जो 12 राज्य हैं उनको हमने जोड़ा तो वो 72 हो गए और एक प्रकार से एक मंडल में इन सारी की सारी प्रकृतियों का योग 72 हो गया। विजिगीषु जो राज्य मंडल का केंद्र है, अब जब हम ये बात मान करके चल रहे हैं कि अरि कल को विजिगीषु बन सकता है, पाशनिग्रह कल को विजिगीषु बन सकता है, और ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो एक रिलेटिव टर्म्स हैं, एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस के टर्म्स हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि आज जो विजिगीषु है, विजिगीषु बन जाने के बाद ये इसका अभिप्राय ये नहीं हुआ कि यदि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया या अपनी जो विस्तृत सीमाएं हैं
उनकी हिफाजत के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले समय में वो खतरे में पड़ सकता है, जिसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि राज्य मंडल का केंद्र होने के नाते विजिगीषु को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य जो 11 राज्य हैं उन सभी 11 राज्यों की गतिविधियों के ऊपर, उनके उद्देश्यों के ऊपर, उनके हर मूवमेंट के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि यदि वो निगरानी नहीं रखेगा तो कोई भी इन 11 राज्यों में से उस विजिगीषु को धोखा दे करके या अन्य और किसी भी तरीके का सहारा लेकर के उसे परास्त कर सकता है और उस विजिगीषु की स्थिति में हमें डाउनफॉल, पतन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कौटिल्य का ये कहना है कि विजिगीषु को संधि के माध्यम से, सहायता के माध्यम से, साम के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रकार, अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। तो शक्ति का विस्तार ये कौटिल्य के शब्दों में किसी भी अंतर्राज्यीय संबंधों को जीवंत रखने का, उसे वायबल बनाए रखने का एक अटल नियम है। अब इसमें एक चीज़ कौटिल्य के द्वारा और कही गई है, वो ये कि किसी भी राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वह भौगोलिक स्थिति उसके राजनयिक संबंधों पर और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के ऊपर प्रभावित करने का कार्य भी करती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य यहाँ पर ये कह रहा है कि भौगोलिक और आर्थिक ये दो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी राज्य की शक्ति को तो प्रभावित करते ही हैं, इसके साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर हमें देखने को मिल रहा है, उस बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने का कार्य भी करती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय में राज्यों की प्रतिष्ठा और राज्यों की स्थिति उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके स्रोतों पर निर्भर करती है। अब हम इसको वर्तमान संदर्भों में कहें तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी एक राज्य की जो प्रतिष्ठा है, एक राज्य की जो स्थिति है, वो उसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और भी जितनी तरीके के रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज के माध्यम से एक राज्य की भौगोलिक स्थिति हमें प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो मंडल सिद्धांत है, ये मंडल सिद्धांत किसी एक राज्य के कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, उन संबंधों के प्रकारों का प्रदर्शन है कि कैसे एक राजा एक समय में विजिगीषु भी हो सकता है, अरि भी हो सकता है, अरि मित्र भी हो सकता है, या मध्यम और उदासीन की भूमिका का भी निर्वहन कर सकता है। तो यहाँ पर कौटिल्य शासक को ये चेतावनी देता है कि शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के ऊपर निगरानी रखने के लिए संधि के माध्यम से, दूतों के माध्यम से, जासूसों के माध्यम से अपने उन पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों पर तो निगरानी रखनी ही है, उनके साथ जहाँ तक हो सके मैत्रीपूर्ण संबंधों को कायम करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। तभी एक राज्य स्थायी शांति की परिकल्पना कर सकता है। तो कौटिल्य के द्वारा जो ये डिफरेंट प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई हैं, जिनको हम कल जब हम षड्गुण्य नीति लेंगे और जो 4 उपाय लेंगे, उसके माध्यम से हम इसको स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से राजनयिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किस प्रकार से अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्धारण के लिए ये विभिन्न प्रकार की डिप्लोमेटिक, विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं उनको निर्धारित करने का, उनको अपनाने का सुझाव कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ऊपर कौटिल्य का सबसे ज़्यादा जोर है। यहाँ वो डिप्लोमेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, क्योंकि डिप्लोमेसी ही एक ऐसा माध्यम है जो पीसफुल तरीके से राजाओं के विस्तार, राज्यों के विस्तार के लिए,
उनके विस्तृत साम्राज्यों की सुरक्षा के लिए, शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। बाकी का नेक्स्ट हम लोग कल के लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।